द नेक्स्ट टॉपिक इट वॉज मैप, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो मैप कब बनते हैं हम लोग को पता है, जब दो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है तो अपन मैप बनाते हैं, ठीक है। मैप का जो फर्स्ट और सेकेंड पैरा है वो किस चीज़ से डील करता है, तो डील्स विद टैक्सेशन नॉट इन अकॉर्डेंस विद DTAA, जहाँ पर DTAA के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड पैरा उसके लिए है। थर्ड पैरा क्या बोलता है, क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन। अगर कोई क्या बोलते हैं क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन, तो ये उस चीज़ को बताता है। और एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, जो कि क्या बोलते हैं DTAA में नहीं, मतलब ऐसी इनकम जो नहीं कवर है तो उनको डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना, ठीक है। एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो कि जुरिडिकल और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के कारण होने, तो वो वाली जो डिस्प्यूट्स है उनको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट अंडर मैप की डिस्प्यूट की मतलब कैटेगरी क्या क्या है, किस तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो एक हो सकता है स्पेसिफिक केस वाला, दूसरा हो सकता है जनरल इंटरप्रिटेशन, और तीसरा होता है जो DTAA में प्रोवाइड नहीं किया गया। स्पेसिफिक केस प्रोविजन क्या होता है, ठीक है। वेयर अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कंसिडर दैट एक्शंस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिजल्ट और विल रिजल्ट, हाँ मतलब जिसके कारण क्या होगा, डबल टैक्सेशन होगा, कि अगर जो एक्शन कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के, जो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के लोग हैं, वो किस चीज़ में रिजल्ट करेंगे, डबल टैक्सेशन में रिजल्ट करेंगे, ठीक है। वो किस चीज़ पर रिजल्ट करेंगे, डबल टैक्सेशन में रिजल्ट करेंगे, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं, इंक्लूड्स इशू रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी, जो एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो ये करता है। एंड ये सुओ मोटो भी इनिशिएट हो जाता है, और जो केसेस DTAA में प्रोवाइडेड नहीं है ये उनको प्रोवाइड करता है, डबल टैक्सेशन को हटाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट जो है जब आता है मैप के अंदर, नीड ऑफ मैप, पहले तो आपको यहाँ बताया गया है कि नीड क्या है मैप की ज़रूरत क्या है। उसके बाद यहाँ पे मेन केस क्या होता है कि डिस्प्यूट अंडर मैप वो कैसे रिजॉल्व होता है, तो पहले आप CA के पास जाते हो, अपनी कंट्री के होम कंट्री के CA के पास जाते हो, फिर आप देखते हो कि क्या वो अपनी कंट्री में रिजॉल्व हो सकता है CA के थ्रू, तो वैसे रिजॉल्व हो जाता है, CA इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हियर, ठीक है। और नहीं तो फिर आप किस में जाते हो, मैप के अंदर जाते हो, ठीक है। यहाँ पे दो सिंपल से टॉपिक है, जुरिडिकल डबल टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुरिडिकल डबल टैक्सेशन मीन्स टैक्स एक ही पर्सन के हाथ में दो बार टैक्स लग रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं अलग अलग पर्सन के हाथ में वही एक ही इनकम जो है वो दो बार टैक्स लग रही है। तो ये दोनों जो अलग अलग टैक्स है, ये दोनों डिस्क्राइब किए गए मैप के अंदर कि दो टाइप के जो डबल टैक्सेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहे हैं अपन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसके बेटा, क्या बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है इससे नहीं पूछा जाता, ट्रांसफर ऑफ इनकम टू नॉन रेसिडेंट्स। अगर आप अपनी इनकम सिर्फ टैक्सेशन के पर्पज से नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी, जैसे कि इनकम टैक्स में होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, और लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। सेक्शन है आपका क्या, 94B, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, मतलब कि इंटरेस्ट को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट डिडक्शन को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। अब ये जो आपका रिकमेंडेशन है वो कहाँ से आया है, OECD BEPS का एक्शन प्लान नंबर 4 है वो। लिमिट कितना लिमिट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जितना एक्सेस इंटरेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। एक्सेस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। कितना एक्सेस होगा, और जो आप टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, टोटल इंटरेस्ट तो सबको पे कर रहे हो, माइनस 30% ऑफ EBITD, मतलब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है उसका 30% माइनस कर दोगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो। एंड इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज, दोनों में से आपका विच एवर इज लोअर, यहाँ पे वो जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका विच एवर इज लोअर है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेबल, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, 94B। तो इंडियन कंपनी P ऑफ इंडियन कंपनी पेइंग इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट बीइंग एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ क्या बोलते हैं NR। तो अगर कोई अपने HO को पे कर रहा है तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड क्या बोलता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होता है, तो बोलता है इंडियन कंपनी और PO फॉरेन कंपनी इन बैंकिंग और इंश्योरेंस। अगर आप क्या बोलते हैं कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में बैंकिंग और इंश्योरेंस में, तो उनके एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इशूड बाय लेंडर विच इज़ अ P
इन इंडिया ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब इसको अपन एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो क्या बोलता है। यहाँ पर अगर लोन जो है वो डायरेक्टली HO इशू करता तो उस केस में 94 भी एप्लीकेबल हो जाता। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर क्या है, प्रोविजन ऑफ गारंटी एंड डिपॉजिट ऑफ मैचिंग अमाउंट इज डीम्ड टू बी द डेट इशूड बाय स्टेट एंटरप्राइज, डिसअलाउड एक्सपेंस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर। पहली बात तो ये वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसअलाउड इंटरेस्ट है वो आप कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और एडजस्टमेंट करोगे कैसे करोगे कि मान लो आपकी जो लिमिटेड 30% ऑफ एबिटा, जो 30% है किसका, एबिटा का, वो जिस साल में क्या होगा ज़्यादा होगा इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट जो हो रहा है उससे। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर आप क्या कर लोगे, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 8 साल में आपका एडजस्टमेंट भी हो सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो केस स्टडी में जो ये वाला पॉइंट है आप उसको कवर कर लेना। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोविजन किया बोलते हैं, तो ये वाला प्रोविजन क्या बोलता है कि मान लो आपने क्या बोलते हैं, ए लिमिटेड है, इसने लोन लिया है बी लिमिटेड से, और सी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड के एसोसिएट एंटरप्राइज है, और यहाँ पर लोन हुआ 50 करोड़ का। तो अगर सी लिमिटेड बी लिमिटेड को 50 करोड़ गारंटी मतलब मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट कर देती है, तो अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ कि आप लोन जो है वो ए लिमिटेड डायरेक्टली सी से नहीं ले सकती, तो बी के थ्रू घूम के ले रही है। मतलब ये जो है वो इसको पैसा दे रहा है, फिर ये डायरेक्टली इसको पैसा दे रहा है, तो इन लोग का जो ट्रांजैक्शन है उसमें लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वाला भी जो है उसमें क्या बोलते हैं 94 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आई वाज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 92C E, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब करना होता है, कब एप्लीकेबल होता है, क्या क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, कंडीशन। कंडीशन की कब सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, तो कब होगा, जब प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है वो क्या होगा 1 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 1 CR एंड डन आफ्टर क्या बोलते हैं असेसमेंट 17-18, मतलब ऑन और आफ्टर 17-18, जिससे वो 17-18 नहीं है, ये ऑन और आफ्टर 17-18 है, ऑन और आफ्टर 17-18। अगर आप इसके बाद अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं इसके तक आप प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हो तो आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, पैसा लाना है 90 दिन के अंदर फ्रॉम दी फॉलोइंग डेट्स। मतलब जिस तरीके से आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया होगा तो उस तरीके के सामने से ये वाली डेट से आपको 90 दिन के अंदर पैसा लेके आना है। अगर आप 90 दिन के अंदर पैसा नहीं लेके आते हैं, ठीक है, अगर आप 90 दिन के अंदर पैसा नहीं लेके आते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, चार्ज फ्रॉम दी फॉलोइंग डेट, मतलब वो 90 दिन के अंदर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब 90 दिन कौन कौन से केस के होते हैं, कौन कौन से केस में कहाँ से शुरू होते हैं बेसिकली। तो अगर आप सुओ मोटो प्राइमरी एडजस्टमेंट करो तो ड्यू डेट से लेके आना है, ड्यू डेट ऑफ ROI दैट इज 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, उसके बाद से 90 दिन के अंदर आपको पैसा रिपाट्रिएट करना है। ठीक है, AO अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है तो फिर जिस दिन AO का ऑर्डर आए उससे आपको 90 दिन के अंदर पैसा रिपाट्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपने APA में एंटर किया है और इसी कारण आपका क्या बोलते हैं जिसके कारण आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है तो आपकी जो ड्यू डेट ऑफ ROI है उससे पहले एंटर किया है APA या फिर ड्यू डेट के बाद एंटर किया है। अगर ड्यू डेट से पहले एंटर किया तो ड्यू डेट से 90 दिन, और ड्यू डेट के बाद एंटर किया है तो एंड ऑफ द मंथ जिसमें आपने APA एंटर किया वहाँ से 90 दिन का पैसा रिपाट्रिएट करना है। सेफ हार्बर रूल्स में भी 90 दिन, और मैप में आपका जिस दिन आपको AO का इफेक्ट आए उस दिन से आपको रिपाट्रिएट कर लेना है। ठीक है, नहीं रिपाट्रिएट करे तो क्या होगा, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, तो अगर आपका ट्रांजैक्शन इंडियन करेंसी में कि फॉरेन करेंसी में, अगर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है इंडियन करेंसी में है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका वीडियो है वो रिविजनरी तरीके से चल रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन 1 अप्रैल और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%, इतना आपको क्या करना है क्या बोलते हैं रिपाट्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका 30 सितंबर को जो आपको लाइबोर का रेट है, ठीक है, 30 सितंबर को क्या है आपका लाइबोर का जो रेट है ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, बेसिकली जिस साल में आपको रिपाट्रिएट करना होता है
जिस 90 दिन को जिस साल में आप गिन रहे हो ये उस साल की इनकम बनती है इंटरेस्ट इनकम। इस चीज़ का ध्यान रखना और इस चीज़ को प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब अच्छे से समझ के जाना कि जिस साल में आप रिपाट्रिएट कर रहे हो ये उसी साल की उसी प्रीवियस ईयर की इनकम बनेगी। तो उसका आपको 30 सितंबर का रेट लेना है प्लस 3% ऐड करना, और इंडियन करेंसी में आप लोगे 1 अप्रैल का रेट प्लस 3.25%, ठीक है। अगर आपको रिपाट्रिएट नहीं करना है तो आपके पास एक और इंटरेस्ट भी नहीं देना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टैक्स पे कर सकते हो उस एक्सेस मनी के ऊपर, ठीक है। आप एक्सेस मनी के ऊपर टैक्स पे करो, कितना 18% टैक्स है, 12% सरचार्ज है और 4% से ऐसे तकरीबन आता है 20.96 आप इतना टैक्स पे कर दो, आपको इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो है अब आगे जो है वो थोड़ा रिविजनरी बेसिस पे चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हमने बहुत बार 1000 बार पहले पढ़ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर ट्रांजैक्शन विद NJA नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। तो इफ एसएससी एंटर्स इन एनी ट्रांजैक्शन विद द पर्सन लोकेटेड इन NJA, अगर आप किसी क्या बोलते हैं ऐसे बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करते हो जो कि NJA में लोकेटेड है। NJA इज़ ए नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे जहाँ से हमारा कम्युनिकेशन हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसको NJA डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब तो वहाँ पे कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? पहला कंसिक्वेंस क्या होगा? ट्रांजैक्शन विल बी डीम टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और जो आपको 3% और 1% का जो परमिसिबल वेरिएशन का जो डिफरेंस मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। एंड ऑल पार्टीज विल बी डीम टू बी द एसोसिएट एंटरप्राइज, सब पार्टीज को एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। TDS का रेट क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट का रेट इन फोर्स और 30%, जो भी ये विच एवर इज़ हायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? विच एवर इज़ हायर, इन तीनों में से जो भी रेट होगा उस रेट से आपको TDS काटना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब अपन आ जा सकते हैं कि थ्योरी पार्ट में, थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट से भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब से पहले यहाँ पे क्या है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग सबसे पहला असेसमेंट क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ ALP बाय AO, जो भी आपका थ्योरी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। AO की जो थ्योरी है यहाँ पर जिस तरीके से डिटरमाइन किया हुआ है 92C सेक्शन है और इसकी भी थ्योरी आपको दी गई है। अब आगे if ALP is computed by AO, अच्छा तो रिजल्ट अगर AO कंप्यूट करता है तो रिजल्ट क्या होगा? तो पहली बात तो ये है कि जो अदर एसोसिएट एंटरप्राइज है उसकी इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो अदर एसोसिएट एंटरप्राइज है उसकी इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस सेकंड क्या है? आपको दो चीज़ की रिडक्शन आपको और नहीं मिलेगी। कौन सी दो चीज़ की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी? तो आपको नहीं मिलेगी चैप्टर 6A और 10AA, ठीक है। कौन सी दो चीज़ की आपको रिडक्शन नहीं मिलने वाली है? तो आपको सिर्फ दो चीज़ की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, एक है चैप्टर 6A और 10AA। कौन सी? जो आपकी इंक्रीज पास्ट ऑफ इनकम है, मतलब जितना ट्रांसफर प्राइसिंग में एडजस्टमेंट हुआ है उसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप इट्स नॉट फास्ट, अब रिविजन चल रहा है, थोड़ा बहुत फास्ट तो चलेगा ही, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है? रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस किया तो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अब वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कोई बड़ा आदमी है तो उसकी बात आपको माननी पड़ेगी और जो भी वो LP होगा आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट है उसमें आपके पास ऑप्शन था, पहले AO खुद डिटरमाइन कर ले, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास भेज दे, या तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो जाए जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, या तो वो ये सब काम कर ले, CIT के पास भेज दे, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब के पास भेज सकता है आपके केस को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है जो कि कवर करता है स्क्रूटनी असेसमेंट, जो भी आपका जितना भी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर सबको एक चार्ट में कंपाइल करता है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है? 143.3 ऑर्डर ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, कि स्क्रूटनी असेसमेंट का जब ऑर्डर आएगा किसको आ सकता है? रेसिडेंट को भी आ सकता है, नॉन रेसिडेंट को भी आ सकता है, ठीक है। अब जो स्क्रूटनी असेसमेंट भी अपन अभी डील कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट की, ठीक है। वो ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट बाय AO। अब असेसमेंट कौन कर रहा है बेटा? AO असेसमेंट कर रहा है। तो AO जो है वो कितने टाइप के असेसमेंट कर सकता है? AO कितने टाइप के असेसमेंट कर सकता है? AO बेटा 2 टाइप के असेसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो पहला तो है कि वो खुद डिटरमाइन कर ले LP और आके बढ़ा दे, या तो दूसरा है कि वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भेज दे और उसके बाद फिर क्या करे? ALP डिटरमाइन करा ले, ठीक है। जब वो खुद ALP डिटरमाइन कर रहा है तो वो खुद के बिहाफ अपने हिसाब से ALP डिटरमाइन कर लेगा। अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऊपर छोड़ रहा है तो फिर क्या है? कब तक डिटरमाइन करेगा? TPO 60 डेज फ्रॉम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का जो टाइम लिमिट है उससे 60 दिन पहले तक उसको कंप्यूट करके देना है, ठीक है। अब इन बोथ दी केसेस जैसे आपने कंप्यूट हो गया आपका LP, फर्स्ट AO विल फॉरवर्ड दी ड्राफ्ट ऑर्डर टू दी SSC। यहाँ पे ड्राफ्ट ऑर्डर को बहुत जगह पे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी बोला गया है, ठीक है।
क्या बोला गया, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किसको भेजा गया, एओ को, क्या बोलते हैं, एसएससी को भेजा गया, ठीक है। अब मान लो कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो एसएससी ने क्या किया, रिजेक्ट किया। अगर रिजेक्ट किया है उसने तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन टू किसको, डीआरपी प्लस एओ। बेटो वो दो लोगों को फाइल करता है, क्योंकि एओ का भी तो आया था ना, उसके पास एओ का ही तो ड्राफ्ट आया था, उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा डीआरपी को और एओ को। फिर डीआरपी जो है वो क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर पास करेगा विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट रिसीव। 9 महीने के अंदर उसको पास करना है। फाइनल ऑर्डर जो है वो एओ पास करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच डायरेक्शन रिसीव, उसको 1 महीने के अंदर पास करना। अब जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर था अगर वो एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनल ऑर्डर भी कौन पास करेगा, भैया एओ पास करेगा, ठीक है। अब फाइनल ऑर्डर दो केस में, अगर उसने सुओ मोटो किया था ऊपर वाले केस में या फिर टीपीओ वाला केस था, अगर एओ ने सुओ मोटो उसका एडजस्टमेंट किया था तो उसके पास टाइम लिमिट है बिफोर ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एसएससी जो है वो कहाँ जा सकता है, सीआईटी अपील में जा सकता है। टीपीओ का केस है तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जहाँ तक आपका 60 डेज होगा एज अ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। दोनों केस में भी एसएससी कहाँ जा सकता है, सीआईटी अपील में जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइलिंग ऑब्जेक्शंस टू डीआरपी, कि डीआरपी को क्या बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्शन फाइल करोगे तो कैसे फाइल करोगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसे, डीआरपी की टीम से। डीआरपी की टीम कितनी है, 3 मेंबर कंटेनिंग पीसीआईटी और सीआईटी, इतने लोग मेंबर्स हो सकते हैं। एप्लीकेंट फॉलोइंग कैन मेक एप्लीकेशन टू डीआरपी, कौन कर सकता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, एनी पर्सन हुज इन केस वेरिएशन ऑन अकाउंट ऑफ टीपीओ, जहाँ पे टीपीओ का मैटर चल रहा है वहाँ वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। एओ जो है वो ड्राफ्ट ऑर्डर पास करेगा, कब तक पास करेगा, जब उस क्या बोलते जैसे ही असेसमेंट खत्म होगा वैसे ही पास, मतलब जैसे ही उसको लगेगा कि उसने क्या बोलते हैं केस उठाया तब पास करेगा, ठीक है। उसके बाद असेसी से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टू ड्राफ्ट, असेसी के पास ऑप्शन है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसे अपन लोगों ने पहले भी पढ़ी है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, विद डे 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर, आपको क्या बोलते हैं इधर एक्सेप्ट और रिजेक्शन। रिजेक्शन आप कब तक फाइल करोगे, एक्सेप्ट करो तो एक्सेप्ट कर लेना, और अगर आप रिजेक्शन फाइल कर रहे हो तो आपको रिजेक्शन फाइल करना है एओ को 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपने रिजेक्शन नहीं फाइल किया तो आपको वापस से मान लिया जाएगा कि वो, ठीक है। अब रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और नो रिस्पॉन्स, अगर आपको नहीं मिला कोई एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्स तो मान लेंगे कि आपने मान लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगर फाइल हुआ है तो डीआरपी के पास फर्दर पावर है कि वो आगे वो सब कर सकते हैं, फिर डीआरपी डायरेक्शन देगा और एओ जो है वो उसका ऑर्डर मान लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सीआईटी अपील, यही केसेस में आप सीआईटी अपील में जा सकते हो। ये आपका जो है वो क्या टाइम है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है। और एडिशनल पॉइंट क्या है, फीस हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एंड सीआईटी अपील जो है वो ऑर्डर को सेट असाइड नहीं कर सकती। अब आईटेट में कितने दिन के साथ जा सकते हो, 60 दिन के साथ आप आईटेट में जा सकते हो। आईटी डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल अपील, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है जो वो भी आईटेट में जा सकता है। एसएससी फाइल अपील टू आईटेट अगेंस्ट द एओ ऑर्डर कंटेनिंग डिमांड, तो उसको अगर डिमांड के अगेंस्ट में कुछ किया है तो फिर क्या बोलते हैं, जो स्टे ऑफ डिमांड के लिए बोलोगे वो फाइल कर सकते हैं आईटेट में। आईटेट ऑर्डर अगर वो पास करेंगे, हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, और जो भी आपको क्या बोलते हैं डिमांड जो भी पे करना है नहीं करना है, फाइनल ऑर्डर जो है वो किसका रहेगा बेटा, आईटेट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ वाले जो भी केस में आप जा सकते हो। और क्या बोलते हैं, दो बेंच ऑफ जज जो है, जो मतलब नॉट लेस देन 2 पीपल विल हियर, मतलब 2 से ज़्यादा लोग ही सुनेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लोग सुनेंगे। और अगर उनको लगता है कि सब्सटैंशियल केस ऑफ लॉ है, सब्सटैंशियल केस ऑफ लॉ का क्वेश्चन है तो वो एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज एंटरटेन नहीं करेंगे। अब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें इशू जो है वो डिबेटेबल नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो क्या होता है, जैसे इशू डिबेटेबल नहीं होना चाहिए, प्रीवियसली सेटल्ड नहीं होना चाहिए, और कोई भी पहले कुछ भी तरीके से सेटल नहीं हो सकते, मस्ट हैव अ मटेरियल बियरिंग, कोई मटेरियल उसका बियरिंग होना चाहिए। टाइम लिमिट क्या है फाइल करने का, और फीस वगैरह जो वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। बहुत ही प्रोसीजरल चीज़ है, इसमें आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और सेम ये चीज़ हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की फ़ीस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो भी है वो भी आपको सेल्फ रीड करना है कि क्या बोलते हैं बिफोर आईटेट मॉनेटरी लिमिट, और यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के केस में आप क्या क्या करते हो, ठीक है। अब से पहली बात, पहला केस जो है वो है क्या है,
अब इसको पढ़ते टाइम ना आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो, एक चीज़ का किस चीज़ का ध्यान रखोगे कि ये जो हेडिंग है वो बहुत सारी चीज़ें रिवील करती है, तो आप हेडिंग पे फोकस करोगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब से पहले क्या है कि केस क्या है, ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो क्या इंडिया की रेसिडेंट है और पेरेंट एंटिटी जो है वो भी इंडिया की रेसिडेंट है। तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है उसको किसको फर्निश करना है, 12 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। तो ये नॉर्मल केस है जहाँ पे ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी भी इंडिया की रेसिडेंट है और बाहर वाली एंटिटी भी इंडिया की रेसिडेंट है। सेकेंड वाला केस जो है, ये जो केस पढ़ोगे ना वो आपको सिचुएशन को बहुत स्पेसिफिक और क्लियर बनाता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी जो है वो रेसिडेंट है इंडिया में एंड पेरेंट एंटिटी जो है वो रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेसिडेंट है इंडिया में, पेरेंट एंटिटी रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। अब अथॉरिटी नोटिफाई करेंगे जॉइंट डायरेक्टर, जेडी, पीडीजीआईटी, इनको आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है। कौन से केस में, जब पेरेंट एंटिटी इंडिया के बाहर है तो आपको इन लोगों को बताना पड़ेगा एटलीस्ट 2 मंथ पहले सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने के कि क्या ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है, कौन देगा। भाई जब पेरेंट बंदा इंडिया में नहीं है, अब जब पेरेंट्स इंडिया में नहीं होते, मतलब पेरेंट जो इंडिया तो बच्चों से पूछा जाएगा ना, तो उनसे आपको 2 महीने पहले रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी कौन है तो कौन रिपोर्टिंग फाइल करेगा। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेसिडेंट इन इंडिया एंड अदर देन पेरेंट और ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। जो रिपोर्टिंग एंटिटी वो भी इंडिया में नहीं है, पेरेंट एंटिटी वो भी इंडिया में नहीं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो उन लोगों के ग्रुप की एक एंटिटी वो है। ठीक है, तो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इफ पेरेंट एंटिटी इज अ रेसिडेंट, अगर पेरेंट एंटिटी इस जगह के कारण मतलब इस ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जहाँ पर उसको या तो सीबीसी रिपोर्ट फाइल नहीं करना है, या फिर इंडिया की वहाँ पे बातचीत ठीक नहीं है जिसके कारण से हम सीबीसी रिपोर्ट नहीं ले सकते, या फिर वहाँ पे क्या हमारे सिस्टमिक फेलियर है, मतलब वहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, जिसमें आपको सबमिट करना पड़े। इन केस ऑफ सिस्टमिक फेलियर पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ सीबीसी रिपोर्ट विल बी 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सिस्टमिक फेलियर हैव बीन इंटीमेटेड। जहाँ पे सिस्टमिक फेलियर तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। सबकी चीज़ें मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया, बुक में सब पॉइंट कहाँ लिखे हुए हैं करके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली वो लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि कौन सी ग्रुप को एक एंटिटी को नॉमिनेट करना है कि ये वाली हमारी जो एंटिटी है वो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने वाली है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, नॉट ऑब्लिग टू फाइल सीबीसी रिपोर्ट इन सर्टेन केसेस, कि कौन कौन से केसेस में आपको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बहुत जनरल सी बात है कि जिस कंट्री से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जहाँ पे कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं होगा और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस वाले केस में अपन ऑब्वियस सी बात है उसको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 केसेस कंपैरिजन में आपको दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 1 है ट्रांसफर प्राइसिंग ख़त्म होता है। अगर आपको क्या बोलते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बिलो द वीडियो। और अगर आपको नोट्स बाय करना है तो फिर क्या बोलते हैं आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।